ये कहानी है एक ऐसे कपल की जिनके प्यार के रिश्ते में शक की दीवार खड़ी हो जाती है और आजादी की हदें इतनी पार हो जाती हैं कि वह दोनों को ऐसे रास्ते पर ले आती हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ है रोजी, जिसने अपनी आजादी का गलत फायदा उठाकर अपने रिश्ते की बुनियाद हिला दी, और दूसरी तरफ है जैक, जो अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन इसी कोशिश में वह खुद एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, इस रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानी के हर रात से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो जंगल के रास्ते साइकिलिंग करते हुए अपने घर पहुंचता है। घर आते ही वह देखता है कि उसकी खूबसूरत वाइफ रोजी सीढ़ी पर बैठी हुई उसे ध्यान से देख रही है। जैक उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ? तो रोज हल्की सी मुस्कान देकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जैक और रोज उनकी बेटी ट्रिक्सी को बेबी सिटर के पास छोड़कर वो दोनों एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रोजी पार्टी के लिए रेडी होने लगती है तो जैक अपनी वाइफ को बड़े प्यार से जूते पहनाने लगता है। इस पल को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्यार है। लेकिन हकीकत असल में कुछ और ही है, जो बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाली है। अब जैक और रोसी बहुत अच्छे से पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में उनके कई सारे दोस्त भी मौजूद होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी जॉन नाम का एक लड़का पार्टी में आता है। तो रोजी उसे देखते ही खुश होकर हाय कहती है और तुरंत उसके पास चली जाती है जैक। ये सब चुपचाप देख रहा होता है। फिर रोजी जॉन को लेकर पार्टी से बाहर जाती है और दोनों अकेले में एक जगह जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैक बाहर का यह नजारा खिड़की से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ न कहकर वहां से हट जाता है। असल में वो अपनी बीवी के अफेयर्स के बारे में सब कुछ जानता है। अब जैक और रोज के इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में उनके दोस्तों को भी पता था। वहां जैक की एक दोस्त मेरी उसे इस टॉपिक पर बात करते हुए कहती है, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी क्यों इस रिश्ते को निभा रहे हो? तो जैक जवाब देता है कि रोजी अपनी जिंदगी में जो करना चाहती है वो करे। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। मैं चाहूं तो यह रिश्ता तोड़ सकता हूं, और यह उसे भी पता है। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहता। पर मुझे यकीन है कि एक दिन रोजी को मेरा प्यार जरूर समझ आएगा। इसके बाद जैक बारटेंडर से ड्रिंक लेकर एक कमरे में जाता है, जहां जॉन भी पीछे पीछे आ जाता है और बेशर्म की तरह जैक से कहता है, मैं तुम्हारे मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहमान नवाजी वाकई कमाल की है। मैंने देखा है कि ज्यादातर हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर जेलस होते हैं, लेकिन तुम तो बड़े महान हो। जैक इस पर शांत रहते हुए कहता है, क्या तूने मार्टिन के बारे में सुना है? वो जो कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था, वो भी रोज का बहुत अच्छा दोस्त था, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह रोजी के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसका मर्डर कर दिया, और आज तक किसी को उसकी लाश भी नहीं मिली। ये सुनते ही जॉन घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तो जैक जवाब देता है कि यह तो तुम पर डिपेंड करता है कि इस जानकारी को तुम कैसे लेते हो। यह सुनकर जॉन का रंग एकदम उड़ जाता है और वो तुरंत पार्टी छोड़कर जाने लगता है। रोज यह देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जॉन किसी बहाने से वहां से चला जाता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद जैक और रोजी भी घर लौटते हैं। रास्ते में रोजी पूछती है, तुमने जॉन से ऐसा क्या कहा कि वो अचानक चला गया? तो जैक झूठ बोलता है कि मैंने तो उसे कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे वो बीच पार्टी से चला जाए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जैक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, और फिर वहां से निकलते समय रास्ते में उसकी एक दोस्त मिलती है, जो उससे मजाक करते हुए पूछती है, क्या अब तुम मर्डर भी करने लगे हो? हमारे सभी दोस्त यही बातें कर रहे हैं। जैक हंसते हुए जवाब देता है, शायद जॉन ने ये सब फैला दिया है। मैंने तो बस उसके साथ मजाक किया था, लेकिन बेचारा सच में डर गया। फिर थोड़ी बाद जैक के दो और दोस्त उससे यही सवाल पूछते हैं, तो जैक सबको यही जवाब देता है कि यह सब एक मजाक था। लेकिन इधर जब रोजी को यह पता चलता है कि जैक ने मार्टिन का नाम लेकर जॉन को डराने की कोशिश की, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे झगड़ते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले मार्टिन को तुमने दूर कर दिया और अब जॉन को भी। पर जैक सफाई देता है कि मैंने तो बस मजाक किया था। लेकिन रोजी इसे मानने को तैयार नहीं होती और कहती है, आज रात मैं जॉन को डिनर पर बुला रही हूँ, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। फिर आगे देखते हैं कि जॉन डिनर के लिए उनके घर आता है और सभी डिनर करने लगते हैं।
अब ये सब देखकर शायद आपको काफी ऑकवर्ड लग रहा होगा कि इतना अच्छा और केयरिंग हस्बैंड अपनी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानने के बाद भी ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पा रहा है। तो आपको शायद पता होगा कि वेस्टर्न कल्चर में ये सब चीजें उतना ऑकवर्ड नहीं होता जितना कि हमारी इंडियन कल्चर के लोग सोचते हैं। अब डिनर खत्म होने पर रोज अपनी बेटी ट्रिक्सी से कहती है, आज तुम्हारे डैड तुम्हें कहानी सुनाते हुए सुनाएंगे। रोज असल में ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो जॉन के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती है। जैक भी यह सब समझ रहा था पर कुछ नहीं कहता। वो ट्रिक्सी को कहानी सुनाते हुए जल्दी सुला देता है और फिर नीचे आता है। नीचे आकर वो मिरर में सब कुछ देखता है कि वो दोनों किस तरह के वक्त बिता रहे हैं। उसे जलन होने लगती है तो गुस्से में वो किचन में जाकर एक प्लेट तोड़ देता है, जिसके आवाज से रोजी किचन में आती है और जॉन के लिए एक और ड्रिंक ले जाने को कहकर वो दूसरे कमरे में चली जाती है। तो जैक जॉन के लिए ड्रिंक लेकर जाता है, लेकिन जॉन को अभी भी उस मर्डर वाली बात पर डाउट था। तो वो जैक से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस मर्डर वाली मजाक के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए? यह सुनकर जैक उस बात से पलट जाता है और गंभीर होकर कहता है, असल में वो मर्डर वाली बात मजाक नहीं थी। मैंने सच में उसके सर पर हथौड़ा मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया था। अब माफी मांगने से वह वापस तो नहीं आ जाएगा। ये सुनते ही जॉन की एकदम बत्ती गुल हो जाती है और वो घबराकर वहां से भाग जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जैक का यह मजाक सच है या सिर्फ जॉन को डराने का एक तरीका था। यह हमें जल्द ही पता चलेगा। इसके बाद जैक और उसके परिवार को एक पार्टी में दिखाया जाता है, जहां उनके दोस्तों के साथ साथ कई सारे और लोग भी शामिल थे। वहां पर जैक की मुलाकात मार्क नाम के एक राइटर से होती है। मार्क जैक की एक बेस्ट फ्रेंड कैली का हस्बैंड है, जो अक्सर शहर से बाहर रहता है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हुए पर्सनल टॉपिक्स पर चर्चा करने लगते हैं। मार्क पूछता है, तुम काम क्या करते हो? तो वो जवाब देता है, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और अब थोड़ा बहुत काम करता हूँ, पर ज्यादातर मैं साइकिलिंग करते हुए वक्त बिताता हूँ। रोज एक और बात बताती है कि जैक ने असल में एक माइक्रोचिप डेवलप किया है, जिसे मिलिट्री वाले अपने ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल करके अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हिट कर पाते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को भी यह पहली बार पता चलता है कि जैक सिर्फ एक जीनियस इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक कामयाब और अमीर आदमी भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी जैक की जिंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि एक वफादार पत्नी ही एक आदमी को पूरी तरह से अमीर बनाती है। अब पार्टी में सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं, जहां जैक अपनी बेस्ट फ्रेंड केली के साथ डांस करने लगती है और यह देखकर रोज मन ही मन काफी जलन महसूस करती है। अब यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ट्रिक्सी और स्कूल के कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। इसी दौरान जैक को बैंक से एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि रोज ने हाल ही में $3000 एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। फिर जब वह और डिटेल पूछता है तो उसे पता चलता है कि यह अमाउंट चार्ली नाम के एक लड़के को ट्रांसफर की गई है, जो लाइव पियानो बजाता है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि रोज ने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, क्योंकि जॉन तो उसे छोड़ चुका था। इसके बाद जैक उस लड़के का पता लगाने लग जाता है। फिर शाम को जब वो एक रेस्टोरेंट के लाइव पियानो सेशन में जाता है तो वहां उसे रोजी भी दिखाई देती है, जो वहां बैठकर बड़े अच्छे से पियानो सुन रही होती है। इससे जैक समझ जाता है कि यही वो नया लड़का है। अब रोज के इस नए रिलेशन के बाद वो अक्सर देर रात घर लौटने लगती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वो चार्ली के साथ गहरे रिलेशन में आ चुकी है। जैक को इस बात से जलन होने लगती है, पर इस बार वह कुछ नहीं कहता। फिर एक रात रोजी घर नहीं आती और अगली सुबह जब घर घर लौटती है तो जैक गुस्से में आकर उससे पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ थी? तुम्हारी एक फैमिली है और 6 साल की एक बेटी भी है, और यह चार्ली नाम के लड़के को तुमने इतने सारे डॉलर्स क्यों ट्रांसफर किए? रोजी पर इस सवाल का कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वो जैक को बताने लगती है कि वो पूरी रात कहाँ कहाँ थी और किसके साथ थी, क्योंकि वो जानती है कि जैक को इस बात की जेलेसी हो रही है और उसे यह भी पता है कि चाहे वो कुछ भी करे, जैक उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करेगा। इसलिए वो इस बात का भरपूर फायदा उठाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जैक के एक दो दोस्त माइल्स के घर में पूल पार्टी है, जहां रोजी चार्ली को भी इनवाइट करती है, और जैसे ही चार्ली पार्टी में आता है वो उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है और सबके साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाने के बाद चार्ली पियानो बजाने लगता है। इससे बाकी लोगों के साथ साथ रोजी भी बहुत खुश होकर डांस करने लगती है। पर जैक को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर रोजी चार्ली को अपना नया दोस्त कहकर जैक से भी मिलवा है, तो जैक भी थोड़ा बहुत बात कर लेता है।
अब रात के समय जैक रोजी को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए घर के अंदर जाने के बाद वो रोजी और चार्ली को चुपके से एक रूम से निकलते हुए देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि ये दोनों वहां पर क्या कर रहे थे। आगे देखते हैं कि सारे लोगों के साथ साथ पूल में रोज और चार्ली भी नहा रहे होते हैं और इस दौरान दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपक कर मस्ती कर रहे थे। जैक ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर यहाँ वह क्या ही कर सकता था। लेकिन तभी अचानक बारिश आ जाती है जिससे सारे लोग बारी बारी घर के अंदर भाग आते हैं। पर सबसे आखिर में जैक अंदर आता है। अब घर के अंदर सभी लोग खाने के लिए कुछ न कुछ बना रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद चार्ली को ढूंढते हुए रोजी जब बाहर जाती है तो पूल में चार्ली की डेड बॉडी देखकर चिल्लाने लगती है। फिर सारे लोग जाकर जल्दी से चार्ली को पूल से बाहर निकालते हैं और उसे सीपीआर देने लगते हैं। सभी घबरा जाते हैं कि अचानक उसे क्या हुआ, लेकिन चार्ली तो पहले ही मर चुका था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आते हैं और सभी से पूछताछ करने लगते हैं। इस दौरान रोजी गुस्से में आकर पुलिस के सामने चिल्लाने लगती है कि चार्ली को जैक ने ही मारा है। यह सुनकर बाकी सब पुलिस को बताते हैं कि इन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए रोजी गुस्से में यह सब कह रही है। बारिश शुरू होते ही जैक हमारे साथ घर में आ गया था, इसलिए जैक पर शक करना ठीक नहीं होगा। अब क्योंकि जैक के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है, इसलिए पुलिस उसे दूसरे रूम में ले जाकर बस थोड़ा बहुत पूछताछ करके छोड़ देते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से रोजी जैक से और भी दूर हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जैक साइकिलिंग कर रहा है और वो बार बार इस बात को याद कर रहा होता है कि उसने चार्ली को किस तरह डुबा कर मारा था। साथ ही वो ये भी जन करता है कि रोजी और चार्ली अकेले में क्या क्या कर रहे होंगे। ये सब कुछ सोचकर वह परेशान हो रहा था। यानी कि चार्ली को पूल में डुबा कर मारने वाला जैक ही था और उसने यह सब गुस्से में आकर किया था। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि असल में जैक ही वो शातिर आदमी है जो अपनी बीवी के आशिकों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। फिर आगे देखते हैं कि जैक अपनी बेटी को लेकर स्कूल गया होता है और वहां से निकलते वक्त उसकी फ्रेंड केली आकर उससे मिलती है। वो कहती है कि तुम्हें यह बताना ठीक होगा कि नहीं, पर रोजी उस दिन हमारे घर आई थी और उसने मेरे हस्बैंड मार्क के साथ मिलकर तुम्हारे रेप पीछे एक पर्सनल डिटेक्टिव लगा दिया है, क्योंकि चार्ली के मरने के बाद वो तुम पर शक कर रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि रात के डिनर में जैक मार्क और केली को इनवाइट करता है और फिर मार्क को दूसरे कमरे में ले जाता है जहां वो स्नेल रखा करता था। वहां उसे बताता है कि मेरी वाइफ की बातों में आकर मेरे पीछे डिटेक्टिव लगाना बंद करो। तुम भी तो उस रात वहां मौजूद थे, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने चार्ली को मारा होगा? मार्क कोई जवाब नहीं देता, मगर वो जैक को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि मार्क एक राइटर है और वो इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि वो असल में जैक की पर्सनल लाइफ के ऊपर एक जबरदस्त क्राइम स्टोरी लिखना चाहता है जो उसे नाम और शोहरत दिला सके। मगर उसका ये इंटरेस्ट उसे किस हद तक ले जाएगा, यह हमें बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। अब स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है और एक दिन जैक को पता चलता है कि रोज ने फिर से एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जो उसी के कॉलेज का एक फ्रेंड है। जैक उन्हें एक साथ घूमते हुए देखता है और रोज के इस नए बॉयफ्रेंड का नाम टोनी है। फिर एक दिन टोनी रोजी से मिलने घर भी आ जाता है। जैक भी घर पर होता है और वो यह देखकर सब समझ रहा होता है। फिर वो सब एक साथ डिनर करते हैं, जिसके बाद टोनी मौका मिलते ही रोजी के साथ उसके कमरे में जाता है और वहां उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। जैक भी यह सब चुपके से देख रहा होता है और इस बार रोजी भी उसे देख लेती है, जिससे वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है। फिर अगले दिन जैक एक कार से टोनी का पीछा करता है और मौका देखकर उसके सामने गाड़ी ले जाता है और थोड़ी कैजुअल होकर कहता है कि अरे तुम तो यहाँ हो, रोज कितनी देर से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, शायद तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब रोज से मिलने के लिए टोनी जैक की गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है, लेकिन जैक कार ड्राइव करते हुए टोनी को बहुत दूर जंगल के बीचों बीच एक जगह ले जाता है जहां कोई भी नहीं था। फिर गाड़ी से उतरने पर टोनी पूछता है कि यहाँ पर हम क्या करने आए हैं। इतने में जैक एक पत्थर लेकर टोनी के सर पर मार देता है। टोनी कुछ समझ पाता, इससे पहले वो एक और बड़ा पत्थर उठाकर उसे फिर से मार देता है, जिससे अनकंट्रोल होकर टोनी नीचे खाई में गिर जाता है और वहीं पर तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जैक नीचे जाकर टोनी को चेक करता है कि वो मरा है या नहीं।
फिर उसकी डेड बॉडी से पत्थर बांधने लगता है और इस दौरान उसे टोनी की एक वॉलेट भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर उसे नदी में ले जाकर डूबा देता है ताकि उसकी बॉडी किसी को ना मिले। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोज और ट्रिक्सी पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी जैक घर पर आता है तो रोजी पूछती है, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? जिस पर वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है, कहाँ जाने का प्लान है? तो ट्रिक्सी कहती है कि हम पास के ही फॉरेस्ट साइड में जा रहे हैं। अब अगले सीन में हम उन्हें उस जगह पर देखते हैं जहाँ जैक मन ही मन डर रहा था, क्योंकि ये असल में वही जगह है जहाँ पास की नदी में उसने टोनी को दफन किया था। वहां एक जगह पर दोनों बातें कर रहे थे और रोजी भी काफी खुश नजर आ रही थी। वहीं ट्रिक्सी अपने डॉग के साथ चारों तरफ घूमकर जंगल देख रही थी। यहाँ रोज जैक से पूछती है, तुम अभी भी मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो, जबकि एक के बाद एक मुझे छोड़कर जा रहे हैं? तो जैक भी काफी रोमांटिक होकर बात करता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर रोजी भी इम्प्रेस हो जाती है, जिससे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी ट्रिक्सी अपने डैड को आवाज देती है तो जैक उसे देखने चला जाता है। ट्रिक्सी कहती है कि उसका डॉग नदी के किनारे से नहीं हट रहा है। तभी जैक नदी की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि टोनी की लाश ऊपर से नजर आने लगी है और अब उसे कोई भी देख सकता है। तो वो जल्दी से किसी बहाने से अपने परिवार को लेकर वहां से निकल आता है। लेकिन रोजी कहती है, मैं तो अपनी स्कार्फ वहां भूल आई हूं। तो जैक कहता है, चिंता मत करो, मैं कल वापस आकर तुम्हारा स्कार्फ ले आऊंगा, क्योंकि उसे टोनी की बॉडी को फिर से ठिकाने लगाना होगा। फिर घर में आने के बाद हम देखते हैं कि जैक रोसी से पूछता है, क्या टोनी ने तुम्हें फोन किया था? तो वो कहती है, नहीं, टोनी 2 दिन से बात ही नहीं कर रहा, शायद वो भी बाकी लोगों की तरह चला गया है। इसके बाद वह जैक के पास आकर उसे गले लगाती है और कहती है, क्या आज रात तुम मेरे रूम में रहोगे? क्योंकि वो ज्यादातर समय अलग ही सोते थे। इसके बाद हम दोनों को एक साथ देखते हैं जहां वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फुल मूड में रोमांस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह होते ही जैक अपनी साइकिल लेकर फिर से उस लोकेशन पर जाता है और वहां पहुंचकर वो एक स्टिक से टोनी की बॉडी को फिर से पानी में डुबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रोज जैक के स्नेल वाले रूम में जाती है और वहां थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उसे टोनी की वही वॉलेट मिल जाती है। इससे वो सब कुछ समझ जाती है कि जैक ने आखिरकार टोनी को भी मार दिया है। दूसरी तरफ जैक टोनी की बॉडी को डुबाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां मार्क भी पहुंच जाता है और पूछता है, तुम वहां क्या कर रहे हो? तो जैक घबरा कर बातें बनाने लगता है। लेकिन मार्क कुछ गड़बड़ समझकर जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो टोनी की बॉडी को देख लेता है और घबराकर जल्दी से अपनी कार लेकर बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर जैक भी अपनी साइकिल से उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि मार्क जाकर पुलिस को बता देगा। मगर मार्क काफी तेजी से कार ड्राइव करके बहुत आगे चला जाता है। यह देखकर जैक शॉर्टकट लेकर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है और शॉर्टकट से आगे बढ़कर जैसे ही मार्क के कार के सामने गिरता है, तभी मार्क अनकंट्रोल हो जाता है और कार समेत सीधा ढलान से नीचे नदी में जा गिरता है और इस एक्सीडेंट से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रोजी सब कुछ समझने के बाद हमेशा के लिए घर से चले जाने का फैसला करती है और ट्रिक्सी के साथ साथ अपना सामान भी पैक कर लेती है। लेकिन कुछ कुछ देर बाद ट्रिक्सी आकर सारा पैक्ड सामान ले जाकर पूल में फेंक देती है। तो रोजी यह देखकर पूछती है, तुम यह क्या कर रही हो? जिस पर ट्रिक्सी जवाब देती है कि हम डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह सुनकर रोजी भी सोच में पड़ जाती है और रहने का मन बना लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके जाने से परिवार टूट जाएगा और कहीं न कहीं उसी की वजह से जैक यह सब कर रहा है। इसके बाद वो टोनी का वॉलेट भी जला देती है, क्योंकि ये एक एविडेंस बन सकता है। अब कहानी के आखिर में हमें शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहां जैक जंगल के रास्ते साइकिलिंग करते हुए अपने घर पर आता है और रोजी वहां बैठकर बस उसे देख रही थी, जो देखकर जैक पूछता है, क्या हुआ? तो रोजी थोड़ी सी स्माइल करती है और कुछ नहीं कहकर रूम में चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसने प्यार, धोखा और गलत फैसलों के बीच फंसे किरदारों से हमें एक गहरी सबक सिखाई। कभी भी अपनी आजादी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। रोजी ने अपनी आजादी को अपनी खुशी और इच्छाओं के नाम पर खुद को गलत दिशा में मोड़ दिया, जिससे न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि अपनों की जिंदगी भी बर्बाद होने लगी। वहीं जैक, जो हर वक्त अपने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए परेशान होता रहा, आखिरकार वह भी उस रास्ते पर चल पड़ा जिसे वह कभी नहीं चाहता था।
आजादी तो हम सब का हक है, लेकिन अगर हम अपनी सीमाओं और रिश्तों की कीमत न समझे, तो वही आजादी हमें बुरी तरह तबाह कर सकती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।